चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। काफ़ी सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कंपनियां बिलोंग करती हैं, बहुत सारे रिटेल निवेशक लगातार ट्रैप हो रहे हैं। आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप टोटल मार्केट को देखें, निफ्टी 50 इंडेक्स को देखें, सेंसेक्स को देखें, मिड कैप 100 को देखें, स्मॉल कैप को देखें, ज़्यादातर इंडेक्स के अंदर, मैक्सिमम इंडेक्स के अंदर आपको करेक्शन ही देखने को मिला। क्या कोई बड़ी खबर ऐसी आ चुकी है जिसकी वजह से ये हम लोगों को क्रैश देखने को मिला? आज एक तरफा एक ही दिन के अंदर इस तरीके की बड़ी गिरावट। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों, जिन कंपनियों के अंदर एक रिटेल दाव लगाकर चल रहा था लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि शानदार रिटर्न उन कंपनियों के अंदर बनेंगे, और उन कंपनियों के अंदर अच्छे रिटर्न नहीं बने। उन कंपनियों के अंदर लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। और मार्केट के अंदर ये जो सूरत हाल बने हुए हैं, क्या आगे आने वाले समय के अंदर, मैं अभी कोई रिसेंटली 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाज़ार के अंदर जो चाल बनती है, क्या आगे आने वाले समय के अंदर मार्केट में एक शानदार तेज़ी होगी? क्या जो मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां आज की डेट में गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या इन सभी कंपनियों के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी? दोस्तों, जैसे कि हम लोग इससे पहले जो वीडियो आपके सामने रखी थी, उसमें भी ये बातें आपके साथ में शेयर की गई थी कि बाज़ार के अंदर किसका बड़ा पैसा बन रहा है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनमें आप कह सकते हैं बड़े जो फंड हाउसेस हैं उनका, एफ आईज, डी आईज, ठीक है, मैनिपुलेटर्स, ऑपरेटर्स, उनका बड़ा पैसा बन रहा है आज की डेट में। और अगर आप रिटेल निवेशकों को देखेंगे तो रिटेल निवेशकों का बड़ा पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो या तो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां सेलेक्ट करते हैं या फिर वो मिड कैप के अंदर घुसे हुए हैं। और आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि एक जो रिटेल है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर कम दाव लगाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पर जब हम मार्केट साइज़ देखते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा मार्केट कैप देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद में एक रिटेल निवेशक उन कंपनियों की तरफ देखता भी नहीं है। और ये एक सही रणनीति भी है, क्योंकि अगर आप बाज़ार के अंदर बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लोअर मार्केट साइज़ वाली, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां जरूर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो कुछ एक ऐसी कंपनियां हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों के मन में इस समय दुविधा भी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि कल तक, यानी कि अगर पास्ट की बात करते हैं, 1-2 साल पहले की बात करते हैं, जिन कंपनियों के अंदर शानदार रिटर्न बनते हुए दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज वो कंपनियां लगातार करेक्ट हो रही हैं। तो क्या उन कंपनियों के अंदर फ्यूचर दिखाई देता है? क्या उन कंपनियों का बिजनेस है? देखिए, किसी भी शेयर के अंदर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है, ना बेचने की सलाह है। फिलहाल की डेट में सिर्फ हम एक चीज़ के ऊपर पॉइंट होने वाले हैं, वो ये है कि कंपनियों का जो कारोबार है, क्या उस कारोबार के अंदर अगले 1 से 2 साल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर रिसेंटली क्या एक्टिविटी उन कंपनियों के बिजनेस के अंदर हो रही है। उन सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद आप आसानी से आकलन लगा सकते हैं कि हाँ, वाकई में यह बिजनेस बढ़ने वाला है या फिर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने दाव लगाया था, और इससे पहले भी ये कंपनी हम लोगों ने आपके सामने रखी थी। लगातार तब अच्छे रिटर्न इस कंपनी के अंदर बन रहे थे। रीज़न बिहाइंड, टेक्निकल ट्रेंड बहुत ही शानदार था, लगातार स्टॉक नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, लगभग अगर 2 साल की बात करते हैं, तो कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और आज भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक समथिंग अराउंड 920 रुपये के आसपास, 921 रुपये तक के कुछ लेवल इस कंपनी के अंदर बने हैं। वहाँ से वहाँ तक की जो चाल आज के दिन देखने को मिली है, अब काफ़ी सारे लोगों को लगने लगा है कि हो सकता है कि ये कंपनी नीचे 900 रुपये का लेवल भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे। हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी फिलहाल की डेट में इस कंपनी के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैंने 2 चालों की बात की थी आपसे, अगर आपने नोटिस किया हो या फिर अगर आपको याद हो। देखिए, एक चाल होती है दोस्तों कि स्टॉक प्राइस के अंदर तेजी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी लेवल पर कंपनी को खरीद लो, कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है वो है पॉजिटिव, तो उस कंपनी के अंदर आपका पैसा बनना ही है। लेकिन
जो दूसरी चाल होती है किसी भी कंपनी के अंदर कि स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट हो रही है, ऐसे में अगर आप किसी भी लेवल पर उस कंपनी को खरीदोगे तो वहां पर आपका पैसा नहीं बनने वाला है। उल्टा होगा क्या, आप ट्रैप हो जाओगे। स्टॉक प्राइस के अंदर बड़ा पैसा कहाँ से बनेगा, कहाँ से स्टॉक के अंदर जंप देखने को मिलने वाला है, वो किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होंगी कि बड़ी तेजी के बाद में और बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट के बाद में और बड़ी गिरावटें, ये स्टॉक मार्केट का रूल है। आज काफ़ी सारे लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा फंस रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जिस भी कंपनी के अंदर आपने दाव खेला उस कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया है। अगर बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको डटे रहना होता है, आपको घबराना नहीं होता है। आपने कोविड का बुरा वक्त देखा, 2008 का बड़ा क्राइसिस देखा, ऐसे समय को हम लोग फेस करके आए हैं। और वहाँ से अगर आप आज की डेट में अपने मार्केट को देखते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको तब से लेकर अब तक काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेसिकली है क्या, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता है कि कंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि मेट्रो बन रही है, तो वहाँ पर जो मशीनरी का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें आपको एस नाम लिखा हुआ कंपनी मशीनरी जो है वो आपको अमूमन देखने को मिल जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी मशीनरी के निर्माण में ये कंपनी लगी हुई है। तो क्या आगे आने वाले समय के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो क्षेत्र है ये बंद होने वाला है, बिल्कुल कुछ काम नहीं होगा, जीरो? नहीं। तो होगा क्या, अभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस के अंदर बड़ा खेल खेला जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। और फिर जब बड़े प्लेयर इस कंपनी के अंदर शेयर खरीदना शुरू करेंगे तो फिर इस कंपनी के शेयर प्राइस को दौड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे। तब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि बहुत लोअर प्राइस पर ये कंपनी मिल रही थी, लेकिन उस वक्त जो है हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में पढ़ा नहीं। अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी करने की किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि फिलहाल डाउन ट्रेंड इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि जब भागता हुआ शेयर था तब चाल को काफ़ी सारे लोग पकड़ रहे थे, किसी भी लेवल पर कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे थे, बड़ा पैसा बन रहा था। तो इन चीज़ों को समझ के चलना है कि आज की डेट में स्टॉक प्राइस का बिहेवियर कैसा है, क्या तेजी का है, क्या गिरावट का है। गिरावट का है तो रुकना होता है, तेजी का है तो फिर बढ़ना होता है। ऐसी बहुत सारी तमाम कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिन कंपनियों ने पास्ट में मल्टी बैगिंग रिटर्न हम लोगों को बना कर दी हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कारोबार में क्या कुछ हलचल इस कंपनी के अंदर हुई है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर इस तरीके का बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, क्वार्टरली अपडेट की बात करते हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने 744 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रिपोर्ट की थी। इससे पहले 652 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। इससे पहले 961 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी हल्की फुल्की सेल्स में तेजी दिखा रही थी। इसी तरीके से अगर आप कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो कंपनी ने 90 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर रिपोर्ट किया था। और पिछले क्वार्टर में ये कंपनी 98 करोड़ का मुनाफा दर्ज करती हुई दिखाई दी थी। अब अगर आप ईयरली बेसिस पर इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि कंपनी ने 3,327 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रिपोर्ट की थी, यानी कि कुल कंपनी ने कितना कमाया, 3,327 करोड़ की अर्निंग यहाँ पर की। उसमें से कंपनी ने क्या खर्चे किए, कितना पैसा कंपनी ने दिया, क्या देनदारियाँ थी, कितना लोन यहाँ पर रिपेमेंट किया, इसके अलावा कंपनी ने क्या क्या खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, उन सारी चीज़ों को कटने के बाद में आपको मिलता है कंपनी का शुद्ध मुनाफा, जो कि 409 करोड़ का कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। इससे पहले 328 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया। अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो धीरे धीरे करके लगातार कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ा रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, वो है मशीनरी। खास करके अगर इस कंपनी की बात करते हैं कि अगर ये कंपनी, जो भी इस कंपनी के पास में मौजूदा मशीनरी हैं, उन मशीनरी के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सही तरीके से काम कर रही हैं, तो कंपनी लगातार मुनाफा कमाती रहेगी। और साथ के साथ में कंपनी को नई मशीनरी भी परचेज करनी होती हैं।
अब क्या वो सारी की सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो आपको पता चलेगा कंपनी के कैश फ्लो से। मार्च 2025 तक की बात करते हैं। कंपनी के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी वो थी 412 करोड़ की, इससे पहले 433 करोड़ की। देखिए, ये अगर आप कैश फ्लो किसी भी कंपनी के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिलेगी कि कंपनी के अंदर जो मार्च 2025 तक पैसा दिखाया गया है 412 करोड़ रुपए का, एक तो जो कंपनी ने पैसा कमाया था, टोटल अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट प्लस कंपनी ने और जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया या फिर कंपनी के पास में जो और एक्स्ट्रा पैसा आया, उसे मिला के यहाँ पर अगर ये नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है तो आप मान सकते हैं कि हाँ, कंपनी के अंदर फिलहाल की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कंपेयर करते हैं। 412 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहा है मार्च 2025 तक। इसी तरीके से मार्च 2025 में कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया था, वो था 409 करोड़ का। तो 409 करोड़ से ज़्यादा है 412 करोड़, तो यहाँ पर ओवरऑल स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में एक चीज़ समझिएगा कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी दिखाई दे रही हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, कंपनी ने 221 करोड़ के फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कुछ एसेट अपने बेचे भी हैं जो कि 15 करोड़ के हैं। इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 738 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 408 करोड़ का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 47 करोड़ का। और अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये मिलेगी कि कंपनी ने जो अपनी बोरोइंग थी उसका कितनी पेमेंट की है। 916 करोड़ रुपए का जो बोरोइंग थी, उधारी थी, देनदारी थी, कंपनी ने दी है। इसके अलावा कंपनी ने जो इंटरेस्ट पेड किया 12 करोड़ का, कंपनी ने जो डिविडेंड पेड किया वो था 24 करोड़ का। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी मशीनरी भी खरीद रही है और अपना जो कर्जा है उसको भी धीरे धीरे करके कम कर रही है। और 916 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी कंपनी ने वो भी यहाँ पर चुकाई है। तो ओवरऑल स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में 65% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ रही है। एफआईएस की तरफ से बिकवाली है, डीआईएस की तरफ से आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पब्लिक आम लोग, हम लोग। इसी तरीके से अगर आप अदर्स की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल क्या चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली कि कंपनी ठीक है, कारोबार ठीक है, कंस्ट्रक्शन का भी हम लोगों को ठीक ठाक चित्र देखने को मिल रहा है और यहाँ पर स्टॉक प्राइस टूट रहा है। तो ऐसे में घबराना नहीं होता है। बहुत सारे लोग पैनिक में होंगे, डर रहे होंगे कि क्या होगा, क्या आगे आने वाले समय के अंदर स्टॉक प्राइस लगातार गिरता ही चला जाएगा। तो देखिए, ये तो होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने कदम रख लिया है तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी। दोस्तों अगेन सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि शेयर बाज़ार किस चीज़ का नाम है। यह है डर और लालच का दूसरा नाम है। डर और लालच का दूसरा नाम है। लालच कब आया था? लालच तब आया था जब 1600 रुपये, 1700 रुपये के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा था। डर कहाँ लग रहा है? जब ये स्टॉक 900 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। कहाँ पर डर लग रहा है? जहाँ पर डर लगता है दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोगों को डर नहीं लग रहा हो, क्योंकि बहुत दिनों से ये स्टॉक 1000 रुपये के आसपास रुका हुआ था। अगर और नीचे चला जाएगा तो और ज़्यादा डर लगेगा। और डर और लालच का दूसरा नाम ही शेयर बाज़ार है। जब डरोगे तभी तो माल बेचोगे, और अगर आप माल बेचोगे तो खरीदेगा कौन? बड़ा प्लेयर। पैसा किसका बनेगा? ओवरऑल बड़े प्लेयर का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए कितनी शानदार ये कंपनी है, लेकिन आज ये कंपनी काफ़ी सारे लोगों को शानदार इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि लगातार बड़ी गिरावट है आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किया करते थे कि कंपनी की चाल को पकड़ो, चाल को समझो, और देखिए बाजार के अंदर काम किस तरीके से हो रहा है, इन चीज़ों को समझो, तभी तो पैसा बनता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस खरीद लो, जितना चाहे उतना खरीद लो, मोटा पैसा लगा दो। ऐसे पैसा नहीं बनता है। बहुत सारे लोग अभी भी यही बड़ी गलती कर रहे हैं जो कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग आपके साथ में डिस्कस किया करते थे कि बाज़ार के नेचर को समझो। कंपनी के जो भी स्टॉक प्राइस है
उसमें काम किस तरीके से हो रहा है, उन चीज़ों को समझ के चलना है। कभी भी एक साथ बड़ा पैसा नहीं लगाया जाता है। हम आपसे क्यों कहते हैं कि सिर्फ सिप ही एक ऐसा माध्यम है, एसआईपी, कि जो आपको बाजार के अंदर टिका के रखती है और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न भी बना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों तरफ के मौके मिल जाते हैं। अगर आपका नज़रिया 1 से 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, तो आपको इस बीच में गिरावटें भी देखने को मिलेंगी, आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका पैसा 2x हो रहा होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका पैसा 30-40%, 50% की गिरावट में दिख रहा होगा। तो उन सारी चीज़ों को समझ के चलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डर और लालच का दूसरा नाम है शेयर बाजार। गिरावटें होंगी तो बड़ा प्लेयर तैयार है, उसे पता है। गिरावटें कहाँ थमेंगी ये किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए तो सिप का सहारा लिया जाता है कि भाई गिरावट होंगी तो ठीक है, देख लेंगे। जैसे कि किसी भी निवेशक के, मान के चलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, इस कंपनी के अंदर 150 रुपये के रेट में कितने शेयर थे? 10 शेयर थे। अब 10 शेयर के हिसाब से आज की डेट में स्टॉक 130 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, मान लीजिएगा। तो 20 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिली। 20 रुपये का मतलब क्या हुआ कि 10 शेयर के हिसाब से लगभग 200 रुपये का नुकसान जो है उसे इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये जो 200 रुपये का नुकसान है वो आसानी के साथ में यहाँ पर वो एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन अगर यही 200 रुपये का नुकसान ना होकर 2 लाख का नुकसान होता तो होता क्या कि रात की नींद उड़ जाती कि अब इस कंपनी के अंदर क्या होगा, मेरा स्टॉक प्राइस गिर गया है। तो हम कहाँ पर अपने माइंड के साथ में संतुलन बैठा पा रहे हैं कि अगर पैसा कम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मूल मंत्र यही अपनाइएगा कि एक अमाउंट पर्टिकुलर कंपनी के अंदर फिक्स करना है कि इससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, मैं एक निश्चित समय अंतराल से उस कंपनी के अंदर एसआईपी करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। ये जो कंपनी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे जाती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, जैसे सोलर के लिए, विंड के लिए। और आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से सोलर का या फिर विंड एनर्जी का क्रेज यहाँ पर बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ऐसी कंपनियों के ऊपर दाव खेला ही जाता है और काफ़ी सारे लोग खेलते भी हैं। आज भले ही कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप इन कंपनियों को 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में उठाकर देखोगे तो काफ़ी सारे लोग यही कहेंगे कि हाँ एक गुड चॉइस थी। गिरा जरूर है स्टॉक प्राइस, हो सकता है यहाँ से गिरकर और 100 रुपये चला जाए और फिर वहाँ से 150 चला जाए, पता चले नीचे के लेवल से 50% के रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दे दिए। यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली मार्च 2025 तक की बात हो रही है। देखिए ईयरली बेसिस पर कंपनी को समझना पड़ता है, अगर आप ऊपरी लेवल पर कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं। क्वार्टरली बेसिस से कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। 6,754 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 4,965 करोड़ 2024 में आपको देखने को मिला। इसी तरीके से अगर आप बीते कई साल उठाकर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ोतरी के साथ में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप मुनाफा देखें तो 1699 करोड़, 1252 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर कंपनी अपने मुनाफे को भी यहाँ पर बढ़ा रही है। अब एक चीज़ है कि कंपनी ने कितना लोन यहाँ पर दिया है, क्या लोन में वृद्धि यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? कंपनी की बैलेंस शीट से। तो लोन की अगर बात करते हैं तो 69,000 करोड़ के लोन कंपनी ने सितंबर 2025 तक बांटे। 2025 मार्च तक की बात करते हैं तो 64,000 करोड़ का ये आंकड़ा था। इससे पहले 49,000 करोड़ था, 40,000 करोड़ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बराबर ये कंपनी लोन बांट रही है और बराबर इस कंपनी के पास में फ्यूचर में हम लोगों को मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के पास में पैसा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप निवेशकों को देखेंगे तो कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है फिलहाल की डेट में 71.76% की है। एफआईएस की तरफ से माल बेचा गया। अब एफआईएस तो लगातार माल बेच ही रहे। डीआईएस की बात करते हैं, इनकी तरफ से भी हम लोगों को हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और रिटेल कैटेगरी 23.75% की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं इस वीडियो के अंदर। हमने आपको बताया कि एसआईपी किस तरीके से काफ़ी सारे रिटेल को मजबूती देती है। आपने देखा होगा कि एक जो रिटेल होता है जब वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करता है और 3 साल के बाद में अपने म्यूचुअल फंड को उठाकर देखता है तो उसे वहाँ पर रिटर्न मिलते हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर वो टाइम मैनेज करके चल रहा है। यहाँ पर टाइम मैनेज नहीं होता है। यहाँ पर तो हम लोगों को रोज़ अपनी स्क्रीन देखनी होती है कि आज हमारा शेयर कितना ऊपर गया, कितनी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।